सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं द टेक मूवी के बारे में। ये कहानी है एक CIA एजेंट की जिसका नाम है शॉन ब्रायर, और शॉन को कैसे भी पता लगाना है कि पेरिस में सबसे बड़ा ब्लास्ट किसने किया था। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने पेरिस शहर का दृश्य आता है और आज सारे लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि आज है बेस्टाइल डे। सब खुशियां मना रहे हैं और नाच गा रहे हैं। तभी हम माइकल मेसन नाम के एक आदमी को देखते हैं। माइकल एक चोर है, वो लोगों का पॉकेट मारता है और आज भी एक एक करके वो सबकी चीजें चुराने लगता है। तभी एक लड़की नंगी होकर के सारे लोगों के सामने चली आती है। तब सब उसे ही देखने लगते हैं। सब समझ नहीं पाते कि आखिर ये क्या हो रहा है। तब माइकल को मौका मिल जाता है इन सबकी जेब काटने का। वो बड़े ही आराम से सबकी जेब काटता है और यहाँ से निकल पड़ता है। लेकिन वो जैसे ही मेट्रो के स्टेशन पे पहुंचता है, हम उसी लड़की को देखते हैं जिसे माइकल कुछ पैसे देता है। तब हमें पता लगता है कि ये दोनों एक साथ काम करते हैं। माइकल ने इस लड़की को पैसे दिए थे सबको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। तभी माइकल देखता है कि इस मेट्रो में भी पुलिस वाले आ गए। तब वो इस लड़की को बिना कुछ बोले नीचे उतर जाता है और वो लड़की कुछ भी समझ नहीं पाती है। तभी हम CIA एजेंट शॉन ब्रायर को देखते हैं जिससे उसके पुराने केस के बारे में पूछताछ किया जा रहा है। तभी दूसरी तरफ हम एक आतंकवादी को देखते हैं जिसके हाथ में एक छोटा सा बॉम्ब है। फिर वो बॉम्ब को लगा देता है अपने गर्लफ्रेंड के टेडी बियर के अंदर। उसकी गर्लफ्रेंड का नाम है जोई। फिर वो जोई को समझाने लगता है कि जोई को ये टेडी बियर कहाँ पे रखना है। तब जोई डर जाती है। तब वो उसे कहता है कि डरो मत, इस ब्लास्ट से किसी की भी जान नहीं जाने वाली। ये सिर्फ एक वार्निंग है, इसीलिए हम ब्लास्ट कर रहे हैं ताकि सरकार को समझ में आए कि वो क्या गलत कर रहे हैं। तब जोई भी उसकी बातों में आ जाती है और वो टेडी बियर को रख लेती है। जैसे ही सुबह होती है वो एक विग लगा लेती है ताकि उसे कोई भी ना पहचाने और उस जगह पे पहुंच जाती है जहाँ पर उसके बॉयफ्रेंड ने उसे जाने के लिए कहा था। वो ऑफिस के अंदर जाती है और टेडी बियर वाला बैग नीचे रख देती है। लेकिन वो बाहर निकलती उससे पहले वो देखती है कि इसी तरफ बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तब वो बैग को लेकर के बाहर आ जाती है और बाहर आकर के बार बार अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करने लगती है। तभी माइकल दूर से उसे देख लेता है और उसे लगता है कि इस बैग में बहुत ही कीमती चीज होगी। तभी ये लड़की इतनी ज्यादा परेशान है और वो लड़की बार बार अपने बॉयफ्रेंड पे चिल्लाती रहती है। तभी हम माइकल को देखते हैं जो बड़े ही आराम से आता है जोई के पास और बैग चुरा करके निकल जाता है। तभी हम उसके बॉयफ्रेंड को देखते हैं जो और भी आतंकवादियों के साथ बैठा हुआ है और वो लोग बहुत ही ज्यादा गुस्से में हैं। उन्हें शक हो रहा है जोई पे कि जोई इस मिशन को पूरा नहीं करेगी। तब उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि मुझ पे भरोसा रखो, मैं उसे समझाऊंगा और हमारा काम आज ही पूरा होगा। तभी हम माइकल को देखते हैं जो जोई के बैग को खोलता है और देखता है कि अंदर सिर्फ एक टेडी बियर है। तब वो भी नहीं समझ पाता है कि ये क्या है। तभी जोई का फोन बजने लगता है। उसका बॉयफ्रेंड उसे कॉल कर रहा है। तब माइकल फोन उठा लेता है लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता और फोन काट के यहाँ से जाने लगता है। उसे लगता है कि ये सिर्फ एक गिफ्ट है, इसीलिए कचरे के पास वो बैग को रख करके जाने लगता है। लेकिन वो जैसे ही थोड़ी दूरी पे पहुंचता है, यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें 4 लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन माइकल अभी भी ठीक है। पर माइकल इस बात को समझ जाता है कि उसने जिस बैग को रखा था उसी में बॉम्ब था। फिर वो यहाँ से चुपके से भाग जाता है। लेकिन इस ब्लास्ट ने सबको परेशान कर रखा है। जल्दी ही मीडिया पहुंचती है मिनिस्टर के पास। तब मिनिस्टर सबको बताता है कि हम जल्दी ही उस आदमी को पकड़ लेंगे जिसने इस ब्लास्ट को किया है। फिर वो तफ्तीश करना शुरू करते हैं और उन्हें माइकल की शक्ल नजर आती है CCTV फुटेजेस में। तब जल्दी ही फ्रेंच गवर्नमेंट माइकल को एक आतंकवादी घोषित कर देती है और वो लोग इस केस को दे देते हैं CIA को ताकि जल्दी से जल्दी वो लोग माइकल को पकड़ के निकालें। और माइकल को भी ये बात पता लग जाती है कि उसे आतंकवादी घोषित कर दिया गया है। तब वो अपनी सारी चीजों को निकालने लगता है ताकि जल्दी से जल्दी वो यहाँ से भाग सके। लेकिन ये केस अब शॉन हैंडल कर रहा है और सारे लोग लगे हुए हैं माइकल के पीछे। जल्दी ही उन्हें मोबाइल नंबर भी पता लग जाता है और तब वो उसे ट्रेस करने लगते हैं। फिर उन्हें पता लगता है माइकल के घर के बारे में। तब शॉन जाने लगता है उसके घर की तरफ। तब तक माइकल अपने सारे पैसे निकालता है और यहाँ से भागने लगता है। लेकिन वो जैसे ही अपने दरवाजे से बाहर आता है वो नीचे देख लेता है शॉन को और शॉन को देखते ही उसे शक हो जाता है कि ये कोई पुलिस वाला है। तब वो अपनी खिड़की खोल करके वहां से भागने लगता है और शॉन भी उसके कमरे में जाते ही समझ जाता है कि वो खिड़की से भागा है। तभी शॉन की नजर पड़ जाती है माइकल पे। वो छत से भागते जाता है और माइकल उसका पीछा करते रहता है। इन दोनों के बीच बहुत देर तक चूहे बिल्ली का खेल ऐसे ही चलते रहता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद माइकल जैसे ही घर के अंदर दाखिल होता है, शॉन उसे पकड़ लेता है। लेकिन शॉन माइकल से कुछ पूछता उससे पहले घर का मालिक हमला कर देता है शॉन पे और इस मौके का फायदा उठा करके माइकल दोबारा भाग जाता है। लेकिन शॉन मालिक से निपटता है और एक बार फिर उसका पीछा करने लगता है। लेकिन अब माइकल बहुत आगे निकल गया है। वो मार्केट में जाता है और एक जैकेट चुरा करके पहन लेता है ताकि शॉन उसे ना पहचाने।
तभी उसे एक मोपेड नजर आती है। तब वो मोपेड पे बैठ जाता है और यहाँ से भागने लगता है, लेकिन इसी बीच शॉन की नजर उस पर पड़ जाती है। फिर अंत में शॉन उसे पकड़ ही लेता है। तभी दूसरी तरफ हम जोई को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड के घर पे आ चुकी है, लेकिन अब वो बहुत ही ज्यादा परेशान है। वो फूट फूट के रो रही है और अपने बॉयफ्रेंड को कह रही है कि मेरे पर्स को किसी ने चुरा लिया था। तभी बाकी आतंकवादी कॉल करते हैं जोई के बॉयफ्रेंड को और कहते हैं कि जोई को पकड़ करके रखो, हमें उससे बात करनी है। लेकिन जैसे ही जोई का बॉयफ्रेंड देखता है कि वो लोग अंदर आ रहे हैं, वो समझ जाता है कि वो लोग जोई को मार देंगे। फिर वो जोई को कहता है कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ, बहुत सारे लोग तुम्हें मारने आ रहे हैं और अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो पेरिस कभी भी लौट करके मत आना। तभी हम शॉन को देखते हैं जो माइकल को लेकर के जाता है एक सीक्रेट जगह पे, जहाँ पर वो उससे पूछताछ करने लगता है। तब माइकल कहता है कि मैंने वो ब्लास्ट नहीं किया, मैं बस एक चोर हूँ। मैंने उस लड़की को देखा, मुझे लगा कि इसके बैग में बहुत सारे पैसे हैं, फिर मैंने उसके बैग को चुरा लिया। उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं पता। जब मैंने उसका बैग चुराया था तब उसके अंदर एक फोन मिला था मुझे, जो अभी भी मेरे पास है। उस पर कोई आदमी बार बार कॉल कर रहा था। तब शॉन कहता है कि मैं कैसे मान लूं कि तुम सिर्फ एक चोर हो, क्या तुम इस बात को प्रूफ कर सकते हो? अगर तुम्हें अपने काबिलियत पे भरोसा है तो मेरा पर्स मार के दिखाओ। तब माइकल भी मान जाता है और शॉन जैसे ही उसके सामने से चल के आता है, माइकल उससे एक बार टकराता है, लेकिन शॉन कहता है कि मेरा पर्स अभी भी मेरे पास है, यानी कि तुम चोर नहीं हो। तब माइकल कहता है कि जरा अपना पर्स खोल के देखो, उसमें कोई भी पैसा नहीं है क्योंकि सारे पैसे मेरे पास है, मैं अपना काम बड़े ही सफाई से करता हूँ। तब शॉन को भी भरोसा होने लगता है कि माइकल बस एक चोर है, वो ज्यादा कुछ नहीं जानता। तभी हम उन आतंकवादियों को देखते हैं जो कैसे भी जोई को मारना चाहते हैं, क्योंकि जोई बहुत सारी चीजें जान चुकी है और वो उसका फोन ट्रेस कर रहे हैं, जो फोन अब माइकल के पास है। और ट्रेस करते हुए वो नीचे आ जाते हैं। तभी शॉन देखता है कि दरवाजे पर कोई आया हुआ है, लेकिन वो समझ नहीं पाता है कि यहाँ पर कौन आ सकता है। तभी वो लोग ऊपर आते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं। शॉन जैसे ही दरवाजा खोलता है, वो लोग कहते हैं कि हम कुरियर वाले हैं, हमारे पास एक कुरियर है जोई नाम की लड़की का। तब शॉन कहता है कि यहाँ पर कोई भी जोई नहीं रहती, लेकिन धीरे धीरे उसे शक होने लगता है कि ये लोग जरूर कुछ न कुछ करने आए हैं, शायद ये वही आतंकवादी हैं। तभी इन आतंकवादियों की नजर पड़ जाती है अंदर माइकल पे और वो अंदर घुसने की कोशिश करने लगते हैं। तब शॉन भी इन पे हमला कर देता है और चारों तरफ लड़ाइयां होने लगती हैं। तब माइकल इस चीज का फायदा उठाता है और यहाँ से भागने लगता है, लेकिन शॉन ऐसे ही लड़ता है इन कातिलों से। तब अंत में ये लोग शॉन को पीटते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं। तभी कुछ लोग उस आदमी के पास पहुंच जाते हैं जिनके पास माइकल अपनी सारी चीजें बेचा करता था और ज्यादातर जानकारियां उससे निकलवा लेते हैं। तभी शॉन कॉल करता है अपने ऑफिस में और सबको बताता है कि माइकल उसके पास से भाग चुका है। फिर वो लोग कहते हैं कि तुम्हें कैसे भी माइकल को पकड़ना पड़ेगा क्योंकि मिनिस्टर बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, जल्दी से जल्दी हमें इस केस को क्लोज करना है। तभी हम मिनिस्टर को देखते हैं जो केरन नाम की एक CIA एजेंट से बात कर रहा है और उसे बता रहा है कि ये केस उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। वो चाहता है कि फ्रेंच लोग उस पर ट्रस्ट करें, तभी वो इलेक्शन में जीतेगा और उसके लिए जितनी जल्दी हो सके इन्हें केस को सोल्व करना पड़ेगा। और अगर CIA इस केस को सोल्व करती है तब कहीं फ्रेंच गवर्नमेंट की उतनी तारीफ नहीं होगी। तभी हम इन कातिलों के मुखिया को देखते हैं जिसका नाम है राफी, और राफी सारे लोगों को बताता है कि कितना जरूरी है जोई को पकड़ना और उसे मारना, और जितनी भी चीजें इन्हें बताई जा रही हैं इनको वो सारी चीजें करनी पड़ेंगी। और सब कुछ इन लोगों ने ठीक तरीके से कर दिया तब इन्हें $500 मिलियन मिलने वाले हैं। और इस बात को सुनने के बाद सारे लोग जोश में आ जाते हैं। तब ये लोग पहुंचते हैं एक मस्जिद के अंदर और वहाँ पे बॉम्ब लगाते हैं और भाग जाते हैं। फिर पुलिस वाले जा करके उस बॉम्ब को निकाल लेते हैं और वहाँ के लोगों को टॉर्चर करते हैं कि उन्हीं लोगों ने बॉम्ब को लगाया था। तब हमें पता लगता है कि ये सब कुछ मिनिस्टर ही करवा रहा है ताकि फ्रेंच लोगों को उस पर भरोसा हो जाए कि वो उनके ही साथ है और सारे कातिलों को वही पैसे दे रहा है। और उसका प्लान अब तक बिल्कुल सही काम कर रहा है क्योंकि सारे मीडिया वाले उसकी ही तारीफ कर रहे हैं कि जब से वो शहर में आया है तब से वो हालात को बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। तभी हम माइकल को देखते हैं जो उस आदमी के पास पहुंचता है जिसके पास वो चीजें बेचा करता था। तब वो आदमी कहता है कि मुझे पता लगा है कि तुम्हारा एक बॉम्ब ब्लास्ट में हाथ है। तब माइकल कहता है कि मैं कसम खा के कहता हूँ मैं कोई भी गलत काम नहीं करता, मैं सिर्फ छोटी मोटी चोरियां किया करता हूँ। फिर इस बात को सुनते ही वो आदमी उसे ऊपर लेकर के जाता है और एक कमरे में ले जा करके कहता है कि यहीं पर रहो, जब तक मैं ना कहूँ तब तक बाहर मत आना। फिर वो दरवाजे को बंद कर देता है और बाहर आते ही सबसे पहला कॉल करता है पुलिस वालों को, लेकिन ये खबर पहुंच जाती है राफी तक। तब राफी अपने पूरे गैंग को लेता है और निकल पड़ता है माइकल को मारने के लिए। तभी माइकल देखता है कि दरवाजा बाहर से बंद है और नीचे लोग भी आ रहे हैं। इसी बीच उसे नजर आता है कि दीवार में एक छोटा सा छेद है। फिर वो वहां से बाहर निकल जाता है। तब तक यहाँ पे राफी आ जाता है और आते ही वो देखता है कि माइकल यहाँ से गायब है। तब उसे लगता है कि इस आदमी ने हमसे झूठ बोला है। फिर ये लोग उस आदमी को पीटने लगते हैं। तभी राफी की नजर पड़ती है कुर्सी पे। वो जैसे ही कुर्सी हटाता है उसे वो छेद नजर आ जाता है। तब वो लोग भी पीछा करने लगते हैं माइकल का। तब तक माइकल नीचे आ चुका है, लेकिन बाहर एक स्नाइपर है और अब माइकल बिल्कुल उसके निशाने पे है। लेकिन स्नाइपर गोली चलाता उससे पहले यहाँ पे शॉन आ जाता है। वो माइकल को अपनी गाड़ी में बैठाता है और लेकर के यहाँ से भागने लगता है।
और बहुत देर ड्राइव करने के बाद ये लोग उस जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पर अभी जोई रह रही है अपने दोस्तों के साथ। जोई के दोस्त का नाम है पॉल। इनका एक पूरा ग्रुप है। तब शॉन उन्हें कहता है कि जोई को हमारे हवाले कर दो, लेकिन ये लोग जोई को लेकर के भाग जाते हैं और जाते जाते शॉन की गाड़ी को भी आग लगा देते हैं ताकि वो इनका पीछा ना कर सके। तब शॉन एक दूसरे आदमी की कार को छीनता है और ये लोग उस जगह पे जाते हैं जहाँ पर पॉल काम करता है। फिर अंदर जाते ही माइकल हर जगह की चीजें इधर उधर करने लगता है। वो एक आदमी का मोबाइल फोन दूसरे की जेब में रख देता है और एक आदमी का पर्स भी दूसरे आदमी की जेब में रख देता है ताकि यहाँ पर लड़ाई हो सके। और इसी बीच वो पॉल का भी पर्स मार लेता है। तब उसे पता लग जाता है कि आखिर पॉल कहाँ रहता है। यहाँ पे जैसे ही लड़ाई होती है ये दोनों निकल जाते हैं और पहुंचते हैं पॉल के अपार्टमेंट पे। लेकिन जैसे ही ये लोग अंदर पहुंचते हैं जोई पकड़ लेती है माइकल को और उसके गले पे चाकू भी रख देती है। फिर धीरे धीरे शॉन उसका करीब जाता है और चाकू को छीन लेता है। तब जोई से पूछता है कि मुझे बताओ अगला बॉम्ब ब्लास्ट कहाँ पे होने वाला है और कितने जगहों पे तुमने बॉम्ब लगाया है, तुम लोगों का मुखिया कौन है। तब जोई कहती है कि वो बॉम्ब मेरा नहीं था, मेरा एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम है जीन, उसी ने मुझे वो बॉम्ब दिया था। और इतना कहने के बाद वो एड्रेस भी बता देती है। तब शॉन इन दोनों को लेकर के जाने लगता है यहाँ से, लेकिन राफी को इनके एड्रेस के बारे में अब पता लग गया है। ये लोग जैसे ही नीचे आते हैं राफी इनके सामने आ जाता है और इन पे बंदूक तान के कहता है कि ये लोग गाड़ी से बाहर आए। तब शॉन कहता है कि अपने सर को नीचे ही रखना, कुछ भी हो जाए सर को ऊपर मत करना। फिर वो गाड़ी चलाना शुरू कर देता है और राफी और उसके लोग अंधाधुन इन पे गोलियां चलाते हैं, लेकिन किसी को भी कुछ नहीं होता। लेकिन अब शहर की पूरी जनता आंदोलन पे उतर आई है, सारे लोग सरकार के खिलाफ हो चुके हैं। तभी शॉन इन लोगों को लेकर के पहुंचता है जीन के अपार्टमेंट पे। लेकिन जैसे ही ये लोग अंदर जाते हैं इन्हें पता लगता है कि जीन को भी मार दिया गया है, उसे उन लोगों ने लटका दिया है ताकि सबको लगे कि उसने खुदकुशी की है। और इस चीज को देखते ही अब जोई रोने लगती है। फिर शॉन उसका पूरा अपार्टमेंट चेक करता है। तब उसे पता लगता है कि जीन एक अंडरकवर ऑफिसर था, वो सरकार के लिए काम कर रहा था। फिर शॉन कॉल करता है कैरेन को और उसे पूरी बात बता देता है कि जितने भी ब्लास्ट यहाँ पर हो रहे थे उसमें सरकार का भी हाथ है, सरकार का कोई ना कोई आदमी तो इनके साथ मिला हुआ है। फिर कैरेन पहुंचती है मिनिस्टर के पास। उसे ये बात पता नहीं कि मिनिस्टर ये सारी चीजें करवा रहा है। फिर वो उसे सारी बातें बताना शुरू कर देती है कि जितनी भी चीजें हो रही हैं सरकार का कोई आदमी करवा रहा है, हमारे बीच ही कोई ऐसा है जो ये सारे के सारे ब्लास्ट करवा रहा है। और उसके साथ साथ कैरेन इन तीनों के बारे में भी बता देती है कि शॉन, जोई और माइकल अभी कहाँ पे हैं। लेकिन अब मिनिस्टर जैसे ही इन सारी बातों को सुनता है वो समझ जाता है कि कैरेन जरूरत से ज्यादा जान चुकी है। फिर वो अपनी बंदूक निकालता है और यहीं पर कैरेन को ढेर कर देता है और उसे मारते ही कॉल करता है राफी को और शॉन का लोकेशन दे देता है कि वो वहाँ पे जाए और तीनों लोगों को मार गिराए। फिर ये लोग एक वैन लेकर के पहुंचते हैं शॉन के पास। तब उन्हें लगता है कि कैरेन ने इन्हें भेजा है और वो गाड़ी में आकर के बैठ भी जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये वैन चलना शुरू करती है धीरे धीरे इन्हें एहसास हो जाता है कि इसके अंदर कातिल है। तब शॉन उन पे टूट पड़ता है। वो उनसे बहुत देर तक लड़ता है लेकिन अंततः वो सारे लोगों को मार के गिरा देता है और अब पूरी की पूरी वैन इनके कब्जे में है। ये लोग वैन लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तभी हम राफी और उसके लोगों को देखते हैं और यहाँ पर हमें इनकी पूरी प्लानिंग पता लगती है। इनकी प्लानिंग थी बैंक को लूटने की। ये $500 मिलियन ट्रांसफर करना चाहते हैं एक वॉल्ट में, इसीलिए सारा बखेड़ा कर रहे थे ताकि सारे लोग डिस्ट्रैक्ट रहें और इसी बीच ये लोग चोरी को अंजाम दें। लेकिन जल्दी ही ये बात पता लग जाती है शॉन को कि कैरेन मर चुकी है। तब वो समझ जाता है कि वो मिनिस्टर से मिलने गई थी और ये सारे के सारे काम मिनिस्टर ही कर रहा है और बैंक पर भी हमला उसी ने करवाया है। वो लोग बैंक को लूटने वाले हैं। तब शॉन भी निकल पड़ता है बैंक की तरफ। वो बैंक पहुंचता है लेकिन वैन को बाहर ही खड़ा कर देता है और पुलिस वालों के कपड़े पहन लेता है क्योंकि उसे पता है कि वो सारे चोर पुलिस वालों के कपड़े में अंदर गए हैं और इन दोनों को कहता है कि तुम लोग वैन के अंदर ही रहना। तभी हम राफी को देखते हैं जो अंदर जाता है और एक हार्ड ड्राइव में सारे पैसों को ट्रांसफर करने लगता है और उनका काम अब प्रोग्रेस में है। लेकिन ऐन वक्त पे शॉन अंदर आ जाता है और एक एक करके सब पे गोलियां चलाने लगता है। इनके बीच बहुत देर तक ऐसे ही लड़ाई चलती रहती है लेकिन शॉन को जब भी मौका मिलता है वो कातिलों को ऐसे ही मारते रहता है। तभी जोई और माइकल को एहसास होता है कि शॉन अंदर अकेला है, उसे वो लोग मार भी सकते हैं, इन्हें उसकी मदद करनी चाहिए। तब ये लोग बाहर आते हैं और प्रोटेस्टर्स के साथ मिल जाते हैं और पुलिस वालों पे हमला करते हैं और एक वक्त के बाद सारे के सारे प्रोटेस्टर दरवाजा तोड़ करके बैंक के अंदर चले जाते हैं। तभी हम शॉन को देखते हैं जिसने ज्यादातर कातिलों को मार दिया है और सबको मारने के बाद वो नीचे जाता है और बचे खुचे लोगों को भी मारने लगता है। तभी मिनिस्टर कॉल करता है राफी को और कहता है कि जितनी जल्दी हो सके वहां से भागो, चोरी को कैंसिल कर दो। लेकिन राफी अब मिनिस्टर की भी नहीं सुनने वाला, उसे सारे के सारे पैसे चाहिए। तब मिनिस्टर कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया तब आगे से मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं करूंगा, अब यहाँ से आगे सारी की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ।
तो राफी मिनिस्टर को कहता है कि मैं जैसे ही यहाँ से बाहर निकला सबसे पहले मैं तुम्हें मारूंगा और अगर पुलिस वालों ने मुझे पकड़ लिया तब भी मैं तुम्हारा नाम लूंगा। तभी माइकल अंदर आ जाता है और शॉन उसे कहता है कि राफी जैसे ही बाहर जाए उसके पास एक हार्ड ड्राइव है, उसे चुरा लेना। तब माइकल ऐसा ही करता है। जैसे ही वो राफी को देखता है वो उसे टकरा जाता है और हार्ड ड्राइव को भी चुरा लेता है। लेकिन राफी को यह बात पता लग जाती है कि उसके हार्ड ड्राइव को चुरा लिया गया है। तब वो अपनी बंदूक बाहर निकालता है और जोई पे तान देता है और माइकल को कहता है कि अभी के अभी मेरा हार्ड ड्राइव वापस करो। तब माइकल सोच में पड़ जाता है और अब राफी माइकल पे गोली चलाने वाला है और शॉन को यह बात पता लग जाती है। तब वो माइकल के ऊपर कूद जाता है और वो गोली आकर के लगती है शॉन के वेस्ट पे। लेकिन इस चीज को देखते ही बाकी एजेंट्स गोली चलाने लगते हैं राफी पे, क्योंकि मिनिस्टर ने सबको ऑर्डर दिया है कि वो राफी को मार गिराए। और इस कियोस्क का माइकल फायदा उठाता है और यहाँ से भाग जाता है। लेकिन शॉन बिल्कुल ठीक है, उसने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन रखा था। फिर वो जोई को लेता है और यहाँ से निकल पड़ता है। तब माइकल कांटेक्ट करता है मिनिस्टर से और कहता है कि अगर तुम्हें हार्ड ड्राइव चाहिए तब मेरी कुछ शर्तें हैं। तब इन बातों को सुनते ही मिनिस्टर उसे बुलाता है एक चर्च में। फिर माइकल अपनी शर्तें बताना शुरू करता है कि उसे एक पासपोर्ट चाहिए ब्राजील के लिए और उसके साथ साथ $1,00,000 भी। फिर मिनिस्टर इन सारी शर्तों को मान लेता है और वो माइकल से हार्ड ड्राइव भी ले लेता है। फिर उसे बताता है कि पैसे नीचे पड़े हैं, चलो मेरे साथ नीचे। फिर ये दोनों नीचे जाने लगते हैं। लेकिन नीचे जाते ही मिनिस्टर अपनी बंदूक निकालता है और उसे तान देता है माइकल पे। लेकिन वो उस पे गोली चलाता उससे पहले यहाँ पे शॉन आ जाता है और वो मिनिस्टर पे बंदूक तान देता है। लेकिन मिनिस्टर को गोली मारने के बजाय वो गोली मारता है माइकल के कंधे पे। तब तक बाकी पुलिस वाले यहाँ पे आ जाते हैं और सबको लगता है कि मिनिस्टर ने गोली मारी है माइकल को। तब वो उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। फिर हमें पता लगता है कि माइकल ने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन रखा है और ये सब कुछ शॉन की प्लानिंग थी और इनकी प्लानिंग अब सक्सेसफुल हो गई। इन लोगों ने मिनिस्टर को गिरफ्तार करवा दिया। फिर ये बाहर जाने लगते हैं। तब माइकल अंत में वो हार्ड ड्राइव दे देता है शॉन को और अब माइकल भी खुश है कि उसके पीछे बिल्कुल भी पुलिस वाले नहीं लगे और अब एक पुलिस वाला उसका दोस्त भी है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।